नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। आज होगा ऐलान। तो वहीं तेलंगाना में किस फैसले पर मचा है बवाल। अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। शुरुआत सुर्खियों के साथ करते हैं। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं मिड डे प्राइम की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 5 राज्यों को 1555 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को दी मंजूरी। प्राकृतिक आपदाओं के लिए आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा को मिलेगी धनराशि। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम की आज शाम को होगी घोषणा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर लगेगी मोहर। कल रामलीला मैदान में दोपहर के समय शपथ लेगी नई दिल्ली नई सरकार। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती आज जन्मस्थली शिवनेरी किले में हुआ भव्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कहा, उनका पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा। यूक्रेन पर रूस अमेरिकी वार्ता के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर। जेलेंस्की ने कहा, किसी भी वार्ता में यूक्रेन को किया जाए शामिल। तो वहीं ट्रंप का तंज, पहले क्यों नहीं रोका युद्ध। और आज से शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी। पहले मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती। कल दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से शुरू करेगा भारत अपना अभियान। तो दिल्ली का सीएम कौन। दिल्ली में सरकार गठन की हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आज बीजेपी के 48 नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा। आखिर वो कौन होगा जो पीएम मोदी के सपनों को पूरा करेगा। पीएम ने आखिर यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट का वादा किया है। हालांकि सीएम पद के लिए पिछले कुछ दिनों से जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर यह भी कहा जा रहा है कि इन सबसे अलग कोई नया और चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। तो दिल्ली में सरकार गठन की हलचल तेज। भाजपा विधायक दल की बैठक होगी आज। तो दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एसपीजी ने रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया है। कल यानी 20 फरवरी को 12 बजे दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएंगे। रामलीला मैदान में 3 बड़े स्टेज बनवाए गए हैं और करीब 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मेन स्टेज पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्मगुरुओं को बैठने की जगह होगी और तीसरे मंच पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। सुबह 11:15 पर यह कार्यक्रम शुरू होगा और 12:25 पर खत्म हो जाएगा। फिल्मी सितारों को भी आमंत्रित किया गया है और मंच के नीचे जगह दी गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो दिल्ली सीएम की शपथ होगी खास। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी जानकारी आज मिल जाएगी, लेकिन नाम को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि दिल्ली में सीएम पद किसी भाजपा कार्यकर्ता को ही दिया जाएगा। पार्टी को तय करना है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कमल का फूल ही सीएम का फेस होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पार्टी ने तय करना है किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, किस जिम्मेवारी के लायक पार्टी हमको समझती है, निश्चित रूप से वो तय होगा।
वहीं दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा की भाजपा विधायक रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है और यहां सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। दिल्ली में एक बार फिर राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। तो दिल्ली का सीएम कौन, लगातार हम इस सवाल पर बने हुए हैं, कोशिश करते हैं जवाब ढूंढने की। शैलेंद्र, गिरीश निशाना और धीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिड डे प्राइम में। सबसे पहले आइए रुक कर लेते हैं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, यहाँ पर कैबिनेट के बाद संसदीय दल की बैठक भी होने की खबर है भाजपा की। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्या उसमें भी ये मुद्दा छाया रहेगा? देखिए, संसदीय बोर्ड की बीजेपी की जो सदस्य हैं उसकी बैठक हुई है जिसमें तमाम जो बीजेपी के जो आला नेता हैं वो बैठे हैं कि दिल्ली में नया मुख्यमंत्री कौन हो और उससे पहले प्रभारी की जो नियुक्ति होती है बैठकों के दौरान, तो वो उस पर चर्चा हुई है। बैठक खत्म हो रही है, संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं। यानी संकेत बहुत स्पष्ट है कि प्रभारियों के नामों को तय कर लिया गया है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि एक वरिष्ठ मंत्री, संभवतः वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे या गृह मंत्री अमित शाह होंगे, बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो प्रभारी बनाए जाएंगे और साथ ही साथ एक प्रभारी संगठन से जोड़ा जा सकता है। तो ये कुछ चर्चा हुई जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और दूसरी बात है कि संसदीय बोर्ड में इस बात की भी चर्चा हुई है कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, क्योंकि संसदीय बोर्ड ही तय करता है, नाम की एक मंजूरी देता है। हालांकि बाद में विधायक दल की बैठक होती है, उसमें औपचारिक तौर पर नेता चुना जाता है पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये तय कर लिया गया है, अब इसमें कहीं शक शुबा नहीं है, सिर्फ नाम सामने आना बाकी है। संसदीय बोर्ड की बैठक में मुहर भी लग गई है कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा दिल्ली का। अब शाम को बैठक होगी तो उसमें स्थिति साफ होगी। जहां तक नाम की बात है, निश्चित तौर पर अब इस बार में कोई जानकारी नहीं है कि अंततः कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, किसका नाम तय किया गया। बिल्कुल, तो यहाँ पर जानकारी नहीं है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है, कोई नया चेहरा या कोई अनुभवी नेता? देखिए, ये तो तय है कि 48 नवनिर्वाचित विधायकों में से कोई एक चेहरा आज शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक में चुन लिया जाएगा, यानी कि नया मुख्यमंत्री जो कल शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेगा उसका नाम करीब शाम को 7 बजे तय हो जाएगा। हालांकि अभी भाजपा ने अपना कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये तय है कि 48 नवनिर्वाचित विधायकों में से कोई एक नाम होने वाला है। और बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार अगर भाजपा की तरफ देखें तो कई राज्यों में, चाहे वो यूपी की बात की जाए, चाहे राजस्थान की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से नए चेहरे जो हैं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रदान करता है। और आज उम्मीद की जा रही है, हो सकता है कि कोई नया चेहरा जो है वो दिल्ली भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए सामने आए। लेकिन कयास कई और भी लगाए जा रहे हैं, यानी कि जो चाहे परवेज वर्मा हो उनके नाम का भी कयास लगाया जा रहा है। इसके अलावा सतीश उपाध्याय के नाम का भी कयास लगाया जा रहा है, रेखा गुप्ता के नाम का भी कयास लगाया जा रहा है, विजेंद्र गुप्ता के नाम का भी कयास लगाया जा रहा है, अजय महावर के नाम का भी कयास लगाया जा रहा है। लेकिन ये केवल अभी कयास हैं, कयास और केवल कयास हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो होना है वो आज शाम को करीब 7 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक के अंदर सामने होगा। अभी पूरी तरह से स्थिति क्लियर नहीं है कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, लेकिन शाम को 7 बजे ये सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा जया कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा और कौन जो है राज तिलक की तैयारी में लगा हुआ है और कौन कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला है। जी, धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, यहाँ पर सीएम कौन होगा इस पर तो कयास है, लेकिन राज तिलक की जो तैयारियां हो रही हैं वो भी बेहद खास हैं। रामलीला मैदान में जिस तरह से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये जो ऐतिहासिक रामलीला मैदान है सज धज कर तैयार है।
3 स्टेज हमारे पीछे बने हुए हैं। और जैसा कि जो अधिकारियों ने जानकारी दी है, जो प्रमुख स्टेज है, उस प्रमुख स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और उनके साथ गृह मंत्री होंगे, एलजी होंगे दिल्ली के, और उनके साथ जो मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्री जो शपथ लेंगे वो एक मंच पर बैठने वाले हैं, जो कि मुख्य मंच होगा। उसके दूसरी तरफ जो मंच होगा, उस मंच पर केवल और केवल धर्मगुरुओं को बैठाया जाएगा। और उसके दूसरी तरफ का जो तीसरा मंच होगा, उस तीसरे मंच पर दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायक और सांसद यही बैठेंगे। और जो सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात है, तो 30,000 लोगों को, ऐसा कहा गया है कि 30,000 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। और जिसमें सबसे प्रमुख बात है कि जो 25% महिलाओं को उस सीटिंग अरेंजमेंट में स्थान दिया गया है, क्योंकि इस बार देखा कि जो दिल्ली के चुनाव में महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जिस तरीके से वोटिंग परसेंट में वो पुरुषों को पछाड़ती हुई नजर आई, तो उसी का एक कह सकते हैं कि प्रतिरूप यहाँ अभी हमें जो शपथ ग्रहण का जो समारोह है उसमें भी देखने को मिलेगा। हालांकि सिने अभिनेताओं को, उद्योगपतियों को भी बुलाया गया है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि जो मंच का जो फ्रंट का सबसे आगे का जो हिस्सा होगा, उस आगे के हिस्से में जो सिने अभिनेताओं को जगह दिया जाएगा और उसके साथ में, उन्हीं के साथ में जो देश के जो जाने माने जो उद्योगपति आएंगे या क्रिकेटर आएंगे, उनको भी जगह भी दिया जाएगा। तो जो बड़े बड़े जो हस्तियां हैं देश के या जो शख्सियत हैं, उनको आगे के रो में स्थान दिया जाएगा। धीरज, यहाँ पर आतिशी और अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी। बिल्कुल आपने सही कहा। जरूर, जो हमने बताया कि दिल्ली के जो 70 नवनिर्वाचित विधायक और उसके साथ साथ सांसद इस जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और अभी जो हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण दिया है, उन्होंने आतिशी मार्लेना को भी निमंत्रण दिया है। हालांकि ये संजोग की ऐसा अक्सर होता नहीं है कि जो शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के जो विधायक हैं वो आए, लेकिन उनको एक तरीके से न्योता दिया गया है। कायदे से जो सीटिंग अरेंजमेंट है, उस सीटिंग अरेंजमेंट में है, उस सीटिंग अरेंजमेंट में जो सभी जो एमएलए जो इस बार के विधानसभा में जीते हैं, सभी को बुलाया गया है। अब उसमें कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं, ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, आतिशी और अरविंद केजरीवाल को जरूर निमंत्रण मिला है। जी बिल्कुल। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर हर वर्ग के लोग काफी डिसाइडिंग पोजीशन में नजर आए। इस बार इस नेता में बात हो इस चुनाव की, तो महिलाओं की बात करें या फिर उच्च वर्ग की बात करें या फिर मिडिल क्लास की बात करें, किस तरह से ये भी एक अच्छा पॉइंट होगा। अगर हम भाजपा हाईकमान की रणनीति की बात करें तो क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है दिल्ली के सीएम को चुनने में। जी देखिए, दिल्ली के सीएम को चुनने में क्षेत्रीय समीकरण उतना से ध्यान में नहीं रखा जाता, इसलिए चूंकि दिल्ली की जो संरचना है उस हिसाब से आप देखिए कि कहीं से भी दिल्ली के अंदर वो मुख्यमंत्री चुना जाए, तो इसमें कोई ये बात नहीं होती कि वो बाहरी दिल्ली का है या फिर केंद्रीय दिल्ली का है। बात यह है कि जो सबको साथ लेकर चले, और क्या मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री पद भी होगा, क्योंकि बीजेपी की अभी आप हाल में फिलहाल अगर जिन राज्यों में सरकारें हैं वहाँ आप देखें उप मुख्यमंत्री का पद जरूर रहता है। और दिल्ली में अगर आप पूर्व की सरकार में देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे, तो क्या उप मुख्यमंत्री भी होगा, चूंकि ये इस दृष्टि से बेहतर होगा कि जिस संयोजन की बात कही जा रही है कि अगर महिला मुख्यमंत्री होगा तो क्या पूर्वांचली कोई उप मुख्यमंत्री होगा या फिर पूर्वांचली कोई मुख्यमंत्री होगा तो महिला उप मुख्यमंत्री होगी, वो संयोजन बेहतर बैठता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री भी हो मुख्यमंत्री के पद के साथ। ये ऐसी कयासबाजी है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी किसी ने पुष्ट नहीं की है कि उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली को मिलने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, निश्चित तौर पर इसमें यह देखा जाएगा जो सभी को साथ लेकर चल सके, जो जिसके पास एक तरह से देखे दिल्ली को आगे ले जाने की क्षमता हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, और दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं पर वो खरा उतर सके। तो निश्चित तौर पर 1 दर्जन नाम चर्चा में है, और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उनमें से कुछ चुनिंदा नामों पर विचार भी हुआ है, चाहे वो आशुतोष सूद का नाम हो या रेखा गुप्ता का नाम हो या विजेंद्र गुप्ता का नाम हो। जो मेरी जानकारी है कि संसदीय बोर्ड में और उससे पहले भी एक बैठक जब हुई थी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ,
उसमें इस बात की चर्चा हुई थी कि किनको ये कमान दी जाए और कौन सबसे बेहतर तरीके से दिल्ली को चला सकता है, और पार्टी की एक राय भी ली गई थी, दिल्ली संगठन से भी बातचीत हुई थी। लेकिन अंतिम तौर पर संसदीय बोर्ड ने क्या फैसला किया है, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, इस बात की कोई जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। जब शाम को 6:30 बजे के बाद बैठक होगी दिल्ली भाजपा कार्यालय में, उसके बाद ही नाम का ऐलान किया जाएगा। उससे पहले तमाम चर्चाएं हो रही है कि क्या वो पूर्वांचली हो सकता है या फिर वो दिल्ली का ही पहले से ही बासिंदा रहा हो। ये एक बहुत एक तरह से देखें तो अनिवार्य तौर पर बात कही जा रही है। तो ये सारे समीकरण की चर्चा है और इसलिए महिला मुख्यमंत्री की बहुत बात हो रही है, क्योंकि दिल्ली को आप देखें, बीजेपी के जो मंत्री आप देखें, सुषमा स्वराज या दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, महिला थी तेज तर्रार नेता साहिब सिंह वर्मा जब मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, और अब 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। बिल्कुल, तो 27 साल बाद जब वापसी हुई है तो जश्न भी बेहद खास होगा, जिसकी झलक लगातार हम देख रहे हैं रामलीला मैदान में जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं। गिरीश, यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री के लेकर भी जिस तरह से शैलेंद्र कह रहे हैं कि उसको लेकर भी बाजार बेहद गर्म है, वहीं जहां पर आज शाम की विधायक दल की बैठक है उसको लेकर क्या तैयारी है, जहां पर एक तरफ विधायक कह रहे हैं कि हो सकता है कि अपना भाजपा का कार्यकर्ता हो या फिर राम राज्य की जो वापसी हुई है दिल्ली में उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो क्या कुछ और जानकारी मिल रही है शाम को विधायक दल की बैठक को लेकर? देखिए, मैं जो आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता होगा, निश्चित तौर पर जो भाजपा कार्यकर्ता हैं दिल्ली के अंदर उन्हीं को टिकट दिया गया था, वही चुनावी मैदान में उतरे थे और उनमें से 48 नवनिर्वाचित विधायक चुनकर भी आए हैं और उन्हीं 48 नवनिर्वाचित विधायकों में से आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज शाम को तय हो जाएगा कि कौन आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी नाम क्लियर नहीं है, अभी तक सस्पेंस लगातार बरकरार है। हालांकि पर्यवेक्षक आज शाम को यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद करीब 6 बजे के आसपास जो नवनिर्वाचित विधायक हैं 48 के 48 वो यहां पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ में यहां पर जो भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। अब देखना यह होगा कि जो भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में किसे चुना जाता है, किसका नाम सामने आता है और कल जो मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने के लिए कौन व्यक्ति जा रहा है, वो आज शाम को स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। हालांकि कयास जरूर लगाए जा रहे हैं जया कि महिला मुख्यमंत्री का नाम हो सकता है, कोई कह रहा है कि बाहरी दिल्ली से कोई हो सकता है, कोई कह रहा है कि वैसे समाज से हो सकता है, लेकिन ये केवल अभी कयास ही हैं। चाहे अजय महावर की बात की जाए, चाहे सतीश उपाध्याय की बात की जाए, चाहे प्रवेश वर्मा की बात की जाए, तमाम जितने भी नाम हैं वे केवल कयास में ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से कोई भी इस पर संकेत नहीं है कि किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और वो आज शाम को क्लियर हो जाएगा। शाम को जो विधायक दल की बैठक होगी उस विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा और सबके सामने आकर बताया भी जाएगा कि आखिर कौन बन रहा है दिल्ली का। बिल्कुल गिरीश, इंतजार उसी का है, उस नाम का। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर आज लगेगी मोहर और भाजपा ने पर्यवेक्षक यहां पर नियुक्त कर दिया है। भाजपा संसदीय दल की बैठक खत्म हुई है, दिल्ली के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कुछ देर में हो सकता है। दिल्ली के अगले सीएम से आज उठेगा पर्दा और आज शाम को होगी भाजपा के विधायक दल की बैठक। लेकिन जो संसदीय बोर्ड की जो बैठक हो रही थी वो खत्म हुई है और उसमें कहीं ना कहीं ये खबर जरूर मिल रही है कि उस बैठक में, संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम को लेकर सहमति बन गई है, नाम को लेकर चुनाव हो गया है। तो भाजपा संसदीय दल की बैठक यहां पर खत्म हुई है, इस वक्त की जानकारी मिल रही है और दिल्ली के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान भी बस कुछ ही देर में होने जा रहा है। और दिल्ली के अगले सीएम की जो तमाम दावेदार इस वक्त बाजार में, मैदान में खबरों के बीच हैं, उस पर भी मोहर लगती नजर आएगी आज। तो आज शाम को होगी भाजपा के विधायक दल की बैठक और 26 साल के बाद भाजपा की जो वापसी हुई है दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली, उसकी लिए खास ताजपोशी के लिए भी खास तैयारियां यहां पर राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में की जा रही हैं। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर संसदीय दल की बैठक खत्म हुई है, जिस तरह से आप पहले भी इस तरह का संकेत दे रहे थे कि उस बैठक में दिल्ली के सीएम पद के दावेदार का नाम का चुनाव हो गया है। देखिए, जो संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई है उसमें
पर्यवेक्षकों के नामों को तय कर दिया गया है। अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा इसी बात की है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे कोई बड़ा नाम, कद्दावर नाम, वो दिल्ली के पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त होगा। क्योंकि पार्टी हमेशा से ही एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजती रही है, तो निश्चित तौर पर एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान हो सकता है। और साथ ही साथ संगठन के महासचिव के किसी महासचिव के नाम को साथ में जोड़ा जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि तरुण चुग और विनोद तावड़े, उनको जिम्मेदारी दी गई है, शपथ ग्रहण समारोह के देखरेख का जिम्मा दिया गया है। जी। तो इस तरह से एक संयोजन में हम देखेंगे कि दो नामों का ऐलान, प्रभारी और पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान थोड़ी देर बाद हो सकता है, और तब उसके बाद बैठक की औपचारिक जानकारी विधायकों को दी जाएगी। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक विधायकों को यह नहीं बताया गया है कि इस टाइम आपको आना है। ये जरूर संकेत दे दिए गए हैं कि आज बैठक होगी, शाम को बैठक होगी, लेकिन एक फोन और जाना है कि आप 6:30 बजे 7 बजे पार्टी कार्यालय में उससे पहले आ जाएं, क्योंकि उस वक्त बैठक शुरू होगी और नए विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा, यानी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। पर्यवेक्षकों के नाम के ऐलान के साथ ही औपचारिक जानकारी भी दे दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, धीरज और गिरीश, इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे लगातार हम संपर्क करते रहेंगे। तो क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों होंगे? क्या कोई महिला दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चुनी जाएगी? सवाल तमाम है और जिनका सवाल पे आज हमें इसका जवाब जरूर मिलेगा। संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है फिलहाल। और आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह की किस तरह की तैयारियां हैं और कब तक नए मुख्यमंत्री का नाम आ जाएगा जनता के सामने, इस पर खास बातचीत की संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा सांसद योगेंद्र चांदोलिया से। हमारे साथ सांसद योगेंद्र चांदोलिया जी हैं, बात करते हैं। सर, दिल्ली में सर बीजेपी मुख्यमंत्री, मैं आपको दिखाऊंगा योगेंद्र। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को आ गई थी। आज शाम तक मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा, मंत्रिमंडल का फैसला हो जाएगा, और उसके बाद भव्य तैयारियां चल रही हैं और रामलीला मैदान सजाया जा रहा है। विधायक जो है बड़े उत्साह में है, जनता उत्साह के अंदर है। कुल मिलाकर कल 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल के बाद से दिल्ली में ऐसी सरकार आ जाएगी जो सरकार 11 साल विनाश जो दिल्ली ने किया था उसको ठीक करने में कम से कम 3 साल की आवश्यकता होगी। लेकिन हम 3 साल की बात नहीं कर रहे, हमारा कार्य पहले दिन से प्रारंभ हो जाएगा। जितनी चुनौतियां हमने देखी हैं उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और दिल्ली को बढ़िया दिल्ली बनाएंगे। हम दिल्ली को पेरिस और लंदन अरविंद केजरीवाल की तरह झूठे सपने नहीं दिखाएंगे, दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, अच्छी दिल्ली बनाएंगे। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली बीजेपी कितनी तैयार है और किन किन लोगों को आमंत्रित किया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने इस जीत के अंदर बहुत भूमिका निभाई है, RWA, मंदिरों के पुजारी, सारे लोग, ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, गिग वर्कर्स हो, जो मोदी जी ने जो संकल्प लिया था उन सब लोगों का योगदान है। 48 सीटें आना, सभी लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे और कल बहुत उत्साह के साथ रामलीला मैदान के अंदर गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। सर, आज कब तक विधायक दल के नेता? शाम तक फैसला हो जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। आज शाम तक फैसला हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेने वाला है। कैमरामैन अनिकेत दुबई के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो उत्साह अपने चरम पर है राजधानी दिल्ली की ताजपोशी के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों,
जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद अवैध प्रवासन को लेकर अमेरिकी एक्शन इन दिनों चर्चा में है। भारत भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या के निर्णायक हल के लिए मानव तस्करी के पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। विदेश जाकर बहुत सारा धन कमाने का सपना देखने वाले हजारों लोग हर साल डंकी रूट से अमेरिका जाने का जोखिम उठाते हैं। लेकिन ऐसा जोखिम उठाने वाले लोग और उनके परिवार की माने तो उन्हें हर कदम पर परेशानी उठानी पड़ती है। हाल में अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सामान्य परिवार के लोगों को बड़े सपने दिखाकर गुमराह किया जाता है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान मानव तस्करी की इस पूरी व्यवस्था पर हमला करने की बात कही थी। सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। अमेरिका से लौटे अवैध प्रवासी और उनके परिजनों ने माना कि वे यहीं देश में कोई काम कर अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। पहले ही सर मेरी बात 1 नंबर में हुई थी एजेंट के साथ। खतरनाक तो होता ही है, रास्ते में ही बहुत जंगल में पैदल चलना, पहाड़ियाँ, खतरे वाला सिस्टम है सारा। वहाँ कोई कुछ खाने पीने को नहीं है। जैसे कि बाहर जाने के जब मेरे भी फ्रेंड गए उनकी वजह से मैं भी वहाँ जाने के लिए उत्सुक हुआ। भी सोचा था भी अपनी लाइफ बढ़िया बन जाएगी, इसलिए हम यूएसए चले गए थे। सर जो एजेंट ख्वाब दिखाते सब झूठे होते हैं जी, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। यहाँ बोलकर कुछ चढ़ाते हैं, आगे कुछ होता है जी। इसमें जो जिसने जाना 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में कोई फायदा नहीं जी। बहुत दिक्कत आती है जी, परेशानी रहने के लिए, खाने के लिए। यही काम कीजिए, वैसे कोई फायदा नहीं जाने का। आजकल की जो पीढ़ी है ये मानती नहीं, बाहर जाना है जी, बाहर जाना है। तो ये बात है भी, ये जितने 60, 50, 60 लाख, 80, 70 भी लगाते हैं लोग, भी डोंकी लगाकर हम चले जाएंगे वहाँ देश में पैसे कमाएंगे। तो हिंदुस्तान में भी पैसा कमा सकते हैं। अपना कोई डंगर पाल लो, कोई खेती बाड़ी कर लो, कोई और बिजनेस कर लो। ज़िंदगी बार बार थोड़ा आती है। ये मैं तो यही देश दूंगा बच्चों को। डंकी रूट से जाने वाले लोग और परिवार वाले भी कहीं न कहीं ये मानते हैं कि उन्हें बड़े सपने दिखाकर गुमराह किया जाता है। कहीं न कहीं वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का समर्थन करते हैं। इस क्रम में वे जान जोखिम में डालने के अलावा लाखों रुपए भी गंवाते हैं। इतने में तो वे भारत में रोजगार के अच्छे विकल्प खोज सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2024 के दौरान बाढ़, आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानी कि एनडीआरएफ के अंतर्गत 1554.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का ये कदम प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले इन 5 राज्यों के लोगों की मदद करने के संकल्प को दर्शाता है। उच्च स्तरीय समिति ने 5 राज्यों को एनडीआरएफ के तहत 1554.99 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जो वर्ष के लिए राज्य आपदा मोचन कोष यानी एसडीआरएफ में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन है। ये कुल राशि में से आंध्र प्रदेश के लिए 608.08 करोड़ रुपए, नागालैंड के लिए 170.99 करोड़ रुपए, तो वहीं उड़ीसा के लिए 255.24 करोड़ रुपए,
तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपए और त्रिपुरा के लिए 288 करोड़ 93 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। ये अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष से जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपए, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 14 राज्यों को 2,208.55 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 8 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद औपचारिक ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना इन राज्यों में अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों को भेज दिया था। तो 5 राज्यों को यहां पर अतिरिक्त केंद्रीय मदद जारी की गई है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ को आज 38 दिन हो गए हैं और हर दिन पावन धरती प्रयागराज में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान करने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में करीब 56 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं आज 49 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। तो हर दिन बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का आंकड़ा और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के संपन्न महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज 1 करोड़ 26 लाख से अधिक एवं अब तक 55 करोड़ 56 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों एवं श्रद्धालुओं का अभिनंदन। भगवान तीर्थराज प्रयाग की जय। तो लगातार यहां पर श्रद्धालुओं का अनवरत स्नान करने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ 2025 में अब तक 55 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। भारतीय रेलवे सुनिश्चित कर रहा है कि करोड़ों श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम यात्रा कर सकें। विशेष ट्रेनों से लेकर उन्नत भीड़ नियंत्रक उपायों तक भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। रेलवे ने 5,000 करोड़ रुपए की लागत से पिछले 3 वर्षों में महाकुंभ क्षेत्र में व्यापक कार्य किए हैं, जिसमें आधुनिक रेलवे स्टेशन, 13,000 से अधिक विशेष ट्रेनें और भीड़ प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के लिए अब तक 3.09 करोड़ यात्रियों ने सफर किया है। और रेलवे की विशेष सुविधा का अगर हम जायजा लें तो यात्रा को सुगम बनाने के लिए ट्रेन परिवर्तित मार्ग यहां पर बनाए गए हैं। यात्री ट्रेनों को दी जा रही है प्राथमिकता। 200 रेक्स की ट्रेनों के दोनों तरफ के इंजन के साथ उन्हें यहां पर तैनात किया गया है। तो विशेष सुविधा यहां पर रेलवे की ओर से है प्रयागराज जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए। 26 फरवरी 2025 तक कुल 13,000 ट्रेनों का संचालन निर्धारित किया गया है। और आपको बता दें कि यात्रियों की संख्या को लेकर भी यहां पर
आंकड़े जारी किए गए हैं। 10 से 11 जनवरी की बात करें तो 14 लाख से अधिक यात्री ने सफ़र किया। 14 जनवरी को 13.87 लाख यात्री, 13,87,000 यात्रियों ने सफ़र किया। तो वहीं 28 जनवरी को 14,15,000 यात्री भारतीय रेलवे में सफ़र उन्होंने किया। 29 जनवरी की बात करें तो 27 लाख यात्रियों ने भारतीय रेलवे की सुविधा ली। 30 जनवरी को 17,57,000 यात्रियों ने भारतीय रेलवे की सुविधा के चलते वो प्रयागराज पहुंचे। 12 फरवरी को 17 लाख यात्रियों ने ट्रैवल किया। तो 15 फरवरी को 14,76,00,000 यात्री और 16 फरवरी को 18,48,000 यात्रियों ने सफ़र किया। 17 फरवरी को 18,60,000 यात्रियों ने ट्रैवल किया। रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधा से लैस किया गया है। विशेष सुविधा हम देख रहे हैं तमाम भारतीय रेलवे के स्टेशंस पर। 9 रेलवे स्टेशनों की अगर हम बात करें तो वहां पर खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, सीधे प्रयागराज आपको ले चलते हैं। अश्विनी, यहाँ पर लगातार अनवरत एक सिलसिला जारी है दुनिया भर से श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचने का। किस तरह से अगर आज आप हमें तस्वीर दिखाना चाहें प्रयागराज महाकुंभ की? निश्चित तौर से जया, तस्वीरें खुद बयां करती है कि किस तरीके से लोगों का ये अनवरत आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज अब तक 1 बजे तक 65 लाख से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, 65 लाख ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। कल तक की अगर बात करें तो 55.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में स्नान करके वो अपने गंतव्य की तरफ जा चुके हैं। यानी कि देश की 1/3 आबादी से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, पवित्र स्नान उन्होंने किया और ये सिलसिला लगातार 13 जनवरी से जारी है। अब जबकि 26 तारीख को अंतिम पुण्य स्नान है, महाशिवरात्रि का स्नान है और जिसके बाद आधिकारिक रूप से और पौराणिक रूप से, परंपरागत रूप से महाकुंभ मेले का समापन माना जाता है। अब वो तिथि नज़दीक है, तो अब जैसे कि लोगों का उत्साह है उसमें कमी इसलिए नहीं दिख रही है कि लोगों को कहीं ना कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट टाइप का हो रहा है कि कहीं छूट न जाए, कहीं ऐसा जो अद्भुत संयोग है उससे हम वंचित न रह जाए। तो और ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा गति और ऊर्जा ज़्यादा वेग से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रतिदिन आप समझे कल लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया, परसों 1.5 करोड़ से ज़्यादा, 1,65,00,000 से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया। आज भी आंकड़ा 1.25 करोड़ 1 करोड़ के बीच में रहेगा, यानी कि 1 करोड़ प्रतिदिन कम से कम श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। इंतजामात बेहद सुव्यवस्थित हैं, रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं क्योंकि जो आवागमन की जो बैकबोन कहा जा सकता है वो रेलवे है। 14 लाख 15 लाख से ज़्यादा प्रतिदिन श्रद्धालु जो है रेलवे के माध्यम से ट्रेवल कर रहे हैं। तकरीबन 350 से ज़्यादा 388 रेलगाड़ियाँ कल चलाई गई थी, आज का अपडेट अभी फ़िलहाल नहीं है। तो 388 रेलगाड़ियाँ जिसमें मेला स्पेशल ट्रेनें हैं और सब ट्रेनें हैं वो पूरी तरीके से संचालित हो रही हैं। एक लोगों के मन में बीच बीच में अफवाह या सोशल मीडिया से जानकारी थी कि स्टेशनों को बंद कर दिया गया, ऐसा कतई कहीं नहीं है। सभी स्टेशन पूरी तरीके से संचालित है। एक संगम का जो प्रयागराज दारागंज से सटा हुआ, इसी संगम क्षेत्र से सटा हुआ पुराना स्टेशन, उसको दारागंज कहा जाता था, जिसका नया नाम प्रयागराज संगम स्टेशन है। और वो स्टेशन है, वो जंक्शन नहीं है, प्रयाग जंक्शन है, प्रयागराज जंक्शन है। और छिवकी, नैनी, सब जगह से आवागमन पूरी तरीके से चल रहा है। तो निश्चित तौर से देखें तो उत्साह से लबरेज है सब। आध्यात्मिकता के, आधुनिकता के इस महासमागम में लोग आ रहे हैं। पवित्र स्नान करने के लिए कम से कम 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं। और अब 26 तारीख के आसपास जब है तो स्थितियाँ और ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की बढ़ेंगी, क्योंकि सबको लग रहा है कि औपचारिक रूप से समापन की तिथि भी आ गई है। जया, बिल्कुल, तो यहाँ पर विशेष तौर पर जो सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही हैं श्रद्धालुओं को, आज 38वां दिन है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का जनसमूह उमड़ रहा है स्नान के लिए, उसमें ज़रा भी कमी नहीं है। विभिन्न जो जंक्शंस हैं, जो स्टेशंस हैं प्रयागराज को जो जोड़ते हैं पूरे देश से, किस तरह पे वहाँ पर खास तौर पर रेलवे की ओर से इंतजाम हम देख रहे हैं और साथ ही जिस तरह की बसें वगैरह चलाई जा रही हैं ताकि लोग साल भर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। जी, रेलवे ने इसकी तैयारी साल भर पहले से ही शुरू कर दी थी और जिसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है।
यहाँ मेला क्षेत्र में भी अगर आप देखें, मैं चारों तरफ आपको दिखाऊंगा, सामने जाकर वो शास्त्री ब्रिज है, शास्त्री ब्रिज के पैरेलल में एक और ब्रिज हुआ करता था जो कि काफ़ी पुराना था, जर्जर हो चुका था। वो नया पुल जो है गंगा पर बनाया गया रेलवे के द्वारा। जो झूसी का रेलवे स्टेशन है उसका विस्तार किया गया। जो आसपास के अन्य स्टेशन है, 7, 8, 9 स्टेशन है, वहाँ पर आधारभूत संरचना का विस्तार किया गया। टिकट घर की संख्या तो बढ़ाई ही गई, लोगों के होल्डिंग एरिया, लोगों के प्रतीक्षालय, लोगों के रहने के स्थान, उन सब का विस्तारीकरण किया गया। और ऐसे स्टेशन सामान्यतः प्रयागराज में महाकुंभ के बाद उतने ज़्यादा आवागमन के नहीं होते, लेकिन हज़ारों करोड़ रुपए का अवसंरचना का निर्माण, चाहे वो छिवकी रेलवे स्टेशन हो, चाहे झूसी रेलवे स्टेशन हो, चाहे नैनी रेलवे स्टेशन हो, फाफामऊ का रेलवे स्टेशन हो, इन सब स्टेशनों पर किया गया। और प्रतिदिन अगर देखें तो रेलवे का संचालन इतना व्यवस्थित तरीके से प्रयागराज स्टेशन पर है कि आप ये समझे कि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना या अनहोनी जैसी स्थिति नहीं बनी। लोगों के निर्धारित मार्ग हैं, निर्धारित मार्ग पर लोग सीधा पहुंचते हैं। आगमन के लिए एक मार्ग है, निकासी के लिए अलग मार्ग है, प्रस्थान के लिए अलग मार्ग है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो कि चौक साइड पड़ता है, वहीं से ही लोग प्रवेश कर सकते हैं। बड़ा सा एक वेटिंग एरिया बनाया गया जहां पर सारी सुख सुविधाएं और रेलवे की एकदम अद्यतन जानकारी, हर ट्रेन के लेटेस्ट अपडेट वहां पर अनाउंस किए जाते हैं। उसके अलावा रेल कर्मचारियों का जो व्यवहार है वो बहुत ही मित्रवत और मृदुभाषी है, लोगों को सही जानकारी देना। और निश्चित तौर से अपने ट्रेन के आने के ठीक पहले आधे घंटे पर ही कोई स्टेशन में प्रवेश कर सकता है, अपने प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर सकता है। एक और व्यवस्था जो मुझे समझ में आती है वो होनी चाहिए कि यहाँ पर जैसे पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है, खोया पाया के सिस्टम है, अगर इस पर हर एक घंटे पर लोगों को रेल के अपडेटेड जानकारी भी दी जाती रहे कि किस तरीके से कौन सी ट्रेन लेट है, हल्का सा छोटा सा बुलेटिन अगले 3-4 घंटों के आने वाली ट्रेनों का, तो बहुत सारे लोग मेला क्षेत्र में ही, आसपास के क्षेत्र में ही स्थिरता से आराम से अपने ट्रेन पकड़ने की स्थिति में रहेंगे। इन सब का भी उपयोग किया जा रहा है। कुंभ के बहुत सारे बुलेटिन AIR द्वारा चलाए जा रहे हैं और सब जानकारी भी दी जा रही है। और रेलवे किसी तरीके से कोई कोताही नहीं बरत रही है। रेलवे स्टेशन पर अगर कंजेशन बढ़ता है तो लोगों से आग्रह किया जाता है, उनको रोक लिया जाता है और धीरे धीरे बड़े सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर संचालन हो रहा है। जया जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दुनिया भर से, देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने, और खास इंतजाम यहाँ पर विभिन्न एजेंसियों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। बात हो रेलवे की, बात हो सड़क यातायात की। महाकुंभ के दर्शन हमने आपको कराए। और आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर पूरे राज्य में पूरे उत्साह के साथ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान शिवनेरी किले में भी 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर नागपुर में लोगों ने सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन। शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाग लिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज मुंबई के शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि भारत को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए सभी नागरिकों के बीच एकता की आवश्यकता है और यही छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी और सांसद अनिल देसाई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। My appeal to all my fellow country brothers and sisters that we must be united all the time to make India, yes, the glorious country in the world. We must get back all our glory. That is the real homage we can pay to Chhatrapati Shivaji Maharaj. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व ने स्वराज्य की नींव रखी।
पीढ़ियों को साहस और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। वे हमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। और श्यामा मिश्रा हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ रही है। सीधे रुख करते हैं श्यामा का। श्यामा, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियों की बात करें, उनकी युद्ध नीति की बात करें, उनके विचारों की बात करें, आज भी वो उतने ही प्रासंगिक नजर आते हैं। किस तरह से उन्हें याद किया जा रहा है आज? देखिए जय, महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो आज का दिन जो है महाराष्ट्र के लिए एक पर्व से कम नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है। और जैसा आप पहले ही बता चुकी हैं कि शिवनेरी, जहां जुन्नर में, पुणे में बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है, वहां पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी वहां पर पहुंचे हुए थे। और जो धरोहर है महाराज की, उसे किस तरीके से बचाया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है, उन सब चीज़ों पर भी बातचीत हुई है। अगर हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि जो फोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर में अतिक्रमण जो हुए हैं उन्हें हटाने का पूरा आश्वासन दिया है उन्होंने। साथ ही उप मुख्यमंत्री की अगर बात कर लें तो उन्होंने भी ये एश्योरेंस दिया हुआ है कि 13 जो महाराज के फोर्ट्स हैं, जो धरोहर हैं, उन्हें उन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करने के लिए एक तरीके से प्रस्ताव दिया है। तो काफ़ी अच्छा एक तरीके से उपहार है ये महाराष्ट्र वालों के लिए। साथ ही अगर हम महाराष्ट्र के ओवरऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लें तो सभी जगह पर आप देखेंगे कि कहीं बाइक रैली निकली है, कहीं कोई और रैली निकली है, चौराहे पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पुष्पहार, मालार्पण, ये सारी जो कार्यक्रम हो रही है, बाइक रैलीज हो रही है, वो सारा हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो सबसे बड़ा आज का दिन जो है, महत्वपूर्ण जो एक कार्यक्रम है, वो है पद यात्रा। लगभग सभी ज़िलों में महाराष्ट्र के पद यात्रा निकाली जा रही है। और वो इसलिए कि आज के जो युवा हैं उन्हें महाराज के जितने भी गुण हैं या उनकी जितनी भी सिखाई हुई सीखें हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, उसके पास उनको कनेक्ट करना या उसके पास उन्हें वापस ले जाना आज के यूथ को एक काफ़ी महत्वपूर्ण काम है, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी भी है। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कई जगहों पर पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो पद यात्रा वो है पुणे में, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और साथ ही खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया वो भी शामिल हुए और इसमें करीबन 3000 युवा भी शामिल हुए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पद यात्रा और जो अन्य कार्यक्रम हैं वो सारा एक तरीके से ये सिग्निफिकेंस है कि महाराज की जो सिखाई हुई उनकी नीतियां हैं या जो उनके आज की भी जिन नीति की बात की मैंने, स्ट्रैटेजिस्ट सबसे अच्छे कहलाए जाते थे, ग्रेटेस्ट वॉरियर कहलाए जाते थे, रिस्पॉन्सिबल कहलाए जाते थे। तो वो सारी जो बातें हैं महाराज की, वो आज के युवा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है और वो कैसे अपने दिनचर्या में उसे यूज़ कर सकें, वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को नमन करते हुए, उनके योगदान को याद करते हुए जयंती मनाई जा रही है और खासतौर पर जो युवाओं की भागीदारी है वो बेहद अभूतपूर्व है इसमें। अगली खबर का रुख करते हैं। तेलंगाना सरकार के रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को दफ्तर में 1 घंटा पहले काम से छुट्टी देने के फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने इसे तुष्टीकरण की नई चाल बताया, जबकि कांग्रेस, AIMIM समेत कुछ अन्य कई पार्टियों ने तेलंगाना सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। जहां एक और कांग्रेस और AIMIM ने इस कदम की सराहना की है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इसकी आलोचना की है। भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तेलंगाना सरकार के इस फैसले को टोकनवाद करार देते हुए तर्क दिया कि नवरात्र या अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान हिंदुओं के लिए इस तरह के विचार कभी नहीं दिए गए। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस में तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति भरी हुई है। मैं CM रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं कि वे नवरात्र, गणेश पूजन, शिवरात्रि और बुद्ध पूर्णिमा क्यों भूल जाते हैं। वे सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता TS सिंहदेव ने कहा कि इस आदेश में कोई हर्ज नहीं है। तेलंगाना की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने के दौरान 1 घंटे पहले निकलने की छूट होगी। ये छूट 2 मार्च से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ ये आदेश कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग बोर्ड और पब्लिक सेक्टर के मुस्लिम कर्मचारियों पर
लागू होगा। तो रमजान पर मिलेगी छुट्टी। और आइए यहां पे सीधे रुक कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त महाकुंभ को लेकर संबोधित कर रहे हैं। महोदय, ये उर्दू नहीं है, ये सब हिंदी। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो भी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे। जब उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों को इस सदन में महत्व मिला, उनके द्वारा कहा जा रहा था, उन्होंने विरोध किया था। ठीक उनकी सोच है, ये समाजवादी संस्कार भी है कि हर अच्छे कार्य का विरोध करना है, हर अच्छे कार्य का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, तो हिंदी को तो हटाया नहीं। इस सदस्यों को एक छूट दी गई है कि किसी भी इन बोलियों में बोल सकता है, हिंदी में ट्रांसलेट की उसकी सुविधा मिलेगी। इस सुविधा है, थोपा नहीं गया है। दूसरा, भोजपुरी हो, अवधी हो, बुंदेली हो या ब्रज हो, पांडे जी, इनकी लिपि भी देवनागरी है, कोई दूसरी लिपि नहीं है। संविधान के द्वारा घोषित जो व्यवस्था है उसी के दायरे में सारा कार्य हुआ है। आप जैसे उम्रदराज व्यक्ति को इसका स्वागत करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। ओह, मैं इसीलिए कह रहा हूं, देवनागरी ही लिपि है और उसी दायरे में सारा कार्य हुआ है। और इसीलिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये जो कार्य है। और इस वक्त एक अहम बैठक यहां पर खत्म हुई है, जो संसदीय बोर्ड की बैठक, उससे लेकर यहां पर एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। बैठक में दिल्ली के नए सीएम के ऐलान को लेकर महत्वपूर्ण डिसीजन यहां पर लिए गए हैं। दिल्ली के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान भी यहां पर कर दिया गया है। रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ पर्यवेक्षक नियुक्त यहां पर किए गए हैं। दिल्ली के अगले सीएम से आज उठेगा पर्दा। अहम खबर यहां पर, दिल्ली के लिए भाजपा ने तय किए पर्यवेक्षक, और यहां पर रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ बने हैं पर्यवेक्षक। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी शैलेंद्र। ये देखिए, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है और बैठक खत्म हुई थी, आपसे पहले जब हम बातचीत कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि कोई वरिष्ठ नेता ही पर्यवेक्षक नियुक्त होगा दिल्ली में जो विधायक दल की बैठक का शाम होनी है, तो दो नाम तय कर दिए गए हैं। रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद हैं पटना से, और उनको बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उनको भी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो दो प्रमुख पर्यवेक्षक, उनकी मौजूदगी में दिल्ली के जो विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक बीजेपी के, वो दिल्ली का सीएम कौन होगा, यानी विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका चुनाव आज शाम 6:30 बजे के बाद 7 बजे करने जा रहे हैं। तो 7 बजे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, एक प्रक्रिया होती है, बीजेपी की संसदीय बोर्ड सब कुछ तय करता है, वो कुछ नाम पर विचार करता है और उन नामों की सहमति ली जाती है। जब विधायक दल की बैठक होती है, उसमें औपचारिक तौर पर यह बताया जाता है कि ये नाम सामने आया है, आप लोगों की क्या राय है। तो वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संसदीय बोर्ड की बैठक हो चुकी है, उसमें नामों पर चर्चा हो चुकी है, कौन अगला मुख्यमंत्री हो सकता है दिल्ली का, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। और अब शाम को बैठक होगी, जब ये भी सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होने जा रहा है, यानी कल कौन दोपहर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहा है। वो विधायक ही होगा, इस बात के संकेत बहुत स्पष्ट तौर पर मिल गए हैं। उप मुख्यमंत्री का पद होगा कि नहीं होगा, अभी भी स्थिति साफ नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि संयोजन बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली को मिल सकता है। जैसे पहले बीजेपी के तमाम राज्यों में जो सरकारें हैं, वहां पर बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री का पद दिया है, दिल्ली में भी उप मुख्यमंत्री हो सकता है। तो अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के नाम का ऐलान हो गया है। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, संगठन में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है पर्यवेक्षक के तौर पर। तो इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में आज शाम 7 बजे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री
को चुना जाएगा विधायक दल की बैठक में दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायकों द्वारा, बीजेपी के विधायकों द्वारा। तो एक स्थिति साफ हो गई है, सस्पेंस लेकिन अभी बना हुआ है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर जिम्मेदारियां बहुत है, चुनौतियां बहुत है। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों वाली दिल्ली को यहाँ पर बनाना है। ऐसे में नामों को लेकर एक बार फिर बाजार गर्म है। महिला मुख्यमंत्री होगा या फिर नया चेहरा होगा, युवा चेहरा होगा, लोकप्रिय चेहरा होगा, विधायक होगा या फिर सांसद आएगा? देखिए, सांसद मुख्यमंत्री होगा इस बात की संभावना कम है। हालांकि बीजेपी में अंतिम तौर पर जब तक नाम ऐलान न हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बासु स्वराज का नाम बहुत चर्चा में रहा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान। हमने देखा कि उनको एक प्रमुख नेता और वक्ता के तौर पर प्रोजेक्ट भी किया गया। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। मनोज तिवारी ने पूर्वांचली समाज में तमाम सभाएं की, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो सभी सांसदों ने खूब मेहनत की है दिल्ली में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। तो निश्चित तौर पर किसी इस बात के संभावना को पूरी तरह से खारिज कर देना ये कतई उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे संकेत मिले हैं कि विधायकों के बीच से ही मुख्यमंत्री होगा। तो ऐसे में क्या वो पूर्वांचली समाज का ध्यान रख के कोई पूर्वांचल समाज से मुख्यमंत्री होगा या फिर महिला और पूर्वांचल, ये दोनों समीकरण देखा जाएगा। क्या दलित वर्ग से कोई समीकरण बनता है उप मुख्यमंत्री पद पर? सिख समाज आ जा रहा है कि दिल्ली को उप मुख्यमंत्री मिल सकता है। बिल्कुल शैलेंद्र, तो यहाँ पर समीकरण तो कई बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगली जो फाइनल मोहर है वो तो आज शाम को ही सामने आएगी जो लगी है दिल्ली के। फिलहाल दिल्ली के लिए पर्यवेक्षकों का नाम का ऐलान हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मिश्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, यही सवाल अभी भी बना हुआ है। लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।